अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रही हैं जुर्म कहानी, वो सदा जो खामोशी के सीने में छुपी सच्चाई को ज़बान देती है। ये वो प्रोग्राम है जहां कहानी नहीं हकीकत बोलती है, जहां चीखें लफ्ज़ों का रूप धारती हैं और आंसू गवाही बनकर बरस पड़ते हैं। क्या हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं जहां इंसाफ सिर्फ ताकत के कदमों में झुकता है, जहां मजलूम की चीख दीवारों से सर टकराकर खुद ही अपने वजूद से शर्मिंदा हो जाती है, हर सुबह एक ताज़ा जख्म लेकर आती है, हर शाम एक और दिल शिकस्ता चिराग बुझा देती है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं और सहते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उस ज़मीर की सदा है जो बरसों से सोता रहा। ये उन निगाहों की बगावत है जो नाइंसाफ़ी को देखकर झुकने से इनकार कर चुके हैं। ये उन लबों की पुकार है जो सच्चाई के लिए सुलगते सुलगते पत्थर बन चुके हैं। आज की कहानी सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये तमाशा है कानून की बेबसी का और नोहा है हमारे इज्तिमाई सकवत का। तो आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि जुर्म कहानी में हर हकीकत सांस लेती है, हर पर्दा चाक होता है और हर खामोशी आखिरकार बोल उठती है। नाजरीन, रावलपिंडी एक ऐसा शहर जहां जिंदगी की चहल पहल दिन रात जारी रहती है। वहीं इसी शहर की एक तंगो तारीख गली में खामोशी से दफन हो गई सिद्रा। एक माँ, एक बेटी, एक बीवी, वो जिसकी कब्र भी चुप है, जनाजा भी छुपाया गया और कातिल भी रिश्तेदार। ये कहानी है सिर्फ गैरत के नाम पर एक कत्ल की नहीं, बल्कि कानून, इंसानियत और ज़मीर के गले घोंटे जाने की। जी बिल्कुल, जुर्म मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में हमारे इतराफ़ में गर्दिश कर रहा होता है और जब हमें उस जुर्म हम पे आश्कार होता है तो उस वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन जुराइम में एक जुर्म जो गैरत के नाम पर कत्ल का भी जुर्म है। एक दो हफ्ता कबल जो बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जहाँ पर एक नौजवान लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद इसी नौ का एक वाक़या यहाँ रावलपिंडी के थाना पीरवदाई की हदूद फौजी कॉलोनी में भी पेश आया, जहाँ पर 19 साला सिद्रा को गैरत के नाम पर मुबैना कत्ल करके उसकी नाश कब्रिस्तान में दफना दी गई और कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए। अब जुर्म होने के बाद जो मुलज़म थे उन्होंने एक नई वारदात डाली। उन्होंने जब उन्हें मालूम हुआ कि पुलिस को किसी न किसी तौर पे इस कत्ल के शवाहिद आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गए, पुलिस को इत्तला होना शुरू हो गई है, तो उसी सिद्रा के जो शोयर था ज़ियाउर रहमान, जिसने जाकर CPO रावलपिंडी से मुलाकात की, उनसे शिकवा किया कि मेरा मुकदमा थाना पीरवदाई में दर्ज नहीं हो रहा, मेरी बीवी जो एक लड़का है, नौजवान उस्मान नामी लड़का है, वो वरगला के साथ ले गया है, मेरी निकाह में बीवी थी, उसे साथ लेके यहाँ से चला गया है, तो मेरी बीवी के अगवा का मुकदमा थाना पीरवदाई में दर्ज नहीं हो रहा है। इस पर CPO रावलपिंडी की जानब से हदायत जारी की गई और थाना जो पीरवदाई है उसे ये अहकामात जारी किए गए कि FIR का इंदराज किया जाए। उसी दिन 22A के तहत भी ज़ियाउर रहमान ने FIR के अहकामात जारी करा लिए। चनाचे 21 जुलाई को FIR का 496A के तहत इंदराज हुआ और उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया। मुबैना तौर पर यह बताया गया है कि सिद्रा, जिसका 17/1/2025 को ज़ियाउर रहमान नामी शख्स से शादी हुई थी। ज़ियाउर रहमान जो बाड़ा मार्केट में एक कपड़ों की दुकान पे सेल्समैन था, उससे शादी हुई थी। ज़ियाउर रहमान ने FIR में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी बीवी क्या 11/1/2025 को जब वो इशा के वक्त अपने घर आया तो किसी मामले पर उससे झगड़ा हुआ, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद वो सो गया। रात 1:20 पर उसकी बीवी वहाँ से निकली और हमरा 10 तोले सोना, जिसमें से 7 तोले उसके बाप की जानब से और 3 तोले उसकी जानब से दिया गया था वो, और 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर यहाँ से चली गई। ज़ियाउर रहमान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने अपने ससुर और सास को आगाह किया और उनसे दरियाफ्त किया, लेकिन उसके सास और ससुर ने वाज़े इनकार कर दिया कि ये सिद्रा यहाँ पर नहीं पहुँची। उसके बाद अपने तौर पे उसने तलाश शुरू कर दी। बाद अज़ां मुबैना तौर पे ये बताया गया है कि लड़की को कश्मीर से बरामद किया गया, जिसने मुबैना तौर पर उस्मान नामी लड़के से निकाह कर लिया था, शादी कर ली थी, उसे यहाँ पर लाया गया। ये थाना जो पीरवदाई है, इससे तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर फौजी कॉलोनी में लाया गया और यहाँ पर उसका फैसला करने के लिए एक जिरगा तलब किया गया। जिरगे की सरबराही असमतुल्लाह नामी एक यहाँ के मोहम्मद कबाइल के यहाँ के एक रहनुमा हैं, वो यहाँ थे, वो कर रहे थे। और जिरगे में मुबैना तौर पर यह फैसला किया गया कि चूँकि जो सिद्रा थी उसने जो मोहम्मद कबाइल की और हमारी
जो कबाइल थे उनकी रवायात को तोड़ा, लिहाजा उसे सजाए मौत दी जाए। ये जरगे का फैसला था। मुबैना तौर पर इब्तदाई तौर पर पुलिस राय ने बताया। फिर सिदरा को जिस तरह इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को मालूम हुआ कि मुलजमान की जानब से उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मारा गया, उसकी जान ली गई, और उसी रात 2 बजे के करीब जब बारिश भी हो रही थी तो यहाँ छत्ती कब्रिस्तान है, यहाँ से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पे है, वहाँ लाकर उसे दफनाया गया और कब्र के निशानात भी मिटा दिए। 4 बजे जिरगे ने ऐलान किया कि सिदरा ने घर से निकलकर अपनी इज्जत और जीने का हक खो दिया है। हुक्म दिया गया कि उसे मार दिया जाए और उसी लम्हे सिदरा को उसके वालिद, भाई और चचा ससुर ने एक कमरे में ले जाकर गला घोंटकर कत्ल कर दिया। जब पुलिस को मालूम हुआ, पुलिस की जानब से जो यहाँ के इनके मुखबिर होते हैं, यकीनन हर इलाके में मुखबिर होते हैं, उन्हें इत्तला मिली कि असल कहानी तो कुछ और है। मुकदमा अगवा का दर्ज किया गया लेकिन सिदरा को कत्ल कर दिया गया। इस बार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें जो जरगे के सरबराह असमतुल्लाह, इसके अलावा जो गोरखंड थे इस कब्रिस्तान, छत्ती कब्रिस्तान के, उन्हें सेक्रेटरी जो थे इस कब्रिस्तान के, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो रक्षा ड्राइवर था और दीगर 8 मुलजमान को मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया। जब इब्तदाई तफ्तीश हुई या तहकीकात हुई, उससे मालूम हुआ कि सिदरा को मारने के बाद वहाँ से रक्षे पे लाया गया और छत्ती कब्रिस्तान में दफना कर कब्र के निशानात मिटा दिए गए। पुलिस की जानब से इलाका मजिस्ट्रेट से इस्तदा की गई कि कब्र कुशाई की इजाज़त दी जाए। गुज़श्ता रोज़ जो इलाका मजिस्ट्रेट ने इस केस की समाअत की और 28 जुलाई को कब्र कुशाई के अहकामात जारी कर। नाज़रीन, सवाल ये है कि हम किस मुआशरे में जी रहे हैं? क्या हम अब भी उन्हीं वहशियाना रिवायात के गुलाम हैं जहां बेटी के लिए कब्र खोदना गैरत बन चुका है? क्या कोई जिरगा, कोई रिश्ता किसी लड़की की जान लेने का इख्तियार रखता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये लड़के, ये मर्द, ये रिश्तेदार कौन सा फतवा पढ़कर इंसानियत का गला घोंट देते हैं? इदारे इन मजलूमों की लाशें उठाने के बाद जागते हैं या अब भी ख्वाब खरगोश में है? अर्ज़ है जनाब के मेरा बेटा उस्मान पिंडी पीरवदाई जनरल बस स्टैंड वर्कशॉप में काम करता था और मामू गली नंबर 27 में रहते हैं इनके। वो कभी कभार इनके पास जाता था और इसी तरह कोई महल्ले में इस पठानी के साथ कैसे इसके तल्लुक़ हैं, कैसे कब के हैं, कोई पता नहीं। बात यह है कि मैं काम करता हूँ होटल में, गरीब आदमी हूँ, मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मज़दूर कार आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, मजदूरी करते हैं। बात यह है कि मैं सोया हुआ था अपने घर में, रात को ये किस वक्त गए हैं मुझे नहीं पता। मैं जब सुबह सोया हुआ उठाऊँ तो मेरे उस्मान बेटे के साथ लड़की घर में मुझे सलाम किया। मैंने सोया हुआ उठाऊँ जब तो मुझे सलाम किया, मैंने पूछा घर में भी कि लड़की कौन है, तो मेरी घरवाली ने मुझे बताया कि ये उस्मान के साथ आई है पिंडी से। तो मैंने जब पूछताछ की तो लड़की ने मेरे साथ बात वगैरह की। उसने कहा जी मैं इस तरह कुरान हिफ़्ज़ हूँ, तो फलां जगह मेरा घर है, तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, मेरी वालदा ने मेरे चाचू के साथ निकाह कर लिया है, चाचू मेरे जो है तो मुझे किसी के साथ ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे हैं, बूढ़ा सा आदमी है, तो मैं उसके साथ निकाह नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी मर्ज़ी से उस्मान के साथ आई हूँ, तो मैं हिफ़्ज़ कुरान हूँ, आप मेरे बाप की जगह हैं, आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। तो मैंने इनको जाके किसी से मैंने उधार लिए 10, 15, 20 हज़ार रुपये, किसी से लिए, किसी से 10 हज़ार लिए, फिर 30, 40 हज़ार मैंने जेब में रखा है। इनको मैंने अदालत लेकर गया हूँ, वहाँ पे वकील किया, उसकी फीस दी है, मुफ्ती साहब बुलवाए, वहाँ पे अदालत के ज़रिए लड़की के बयान कलम बंद करवाए, इनका निकाह करवाया सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक। तो निकाह करवा के तो ले आए हूँ घर। तो 3 दिन गुजरे, 4 दिन, तो इसी तरह रात को हमें एक दिन सो हुए थे, तो रात को 12, साढ़े 12 बजे का वक्त था। तो मेरे घर में जो है मैं एकदम से जैसे कोई तूफ़ान आ गया, जैसे 10 बंदे, 8-10 बंदे थे, 3-4 गाड़ियाँ, असले को मैं असला जनाब इन्होंने घर में जैसे हल्ला बोल दिया। तो हम सब डर गए, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मैं खुद डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? लड़की पहले ही बोल रही थी कि मुझे मेरे चाचू से खतरा है, ये मुझे मार देंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो जब इन्होंने तो मैं असला मेरे घर में हल्ला बोल दिया, मुझे डराया धमकाया कि
हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा मैं इसका वालिद हूँ, किसी ने कहा मैं इसका भाई हूँ। कोई मल्ले से हमारे उधर रहने वाले कश्मीर के यहाँ पे कोई थे, उनको साथ मिलाया। सब ने मिली भगत करके मेरे घर का इन्होंने जो है ना पता निकाला, तो पहुँच के मेरे घर तक उन्होंने जब खौफ किया पूरी फैमिली को। उन्होंने धमकाया कि हम सबको मार देंगे अगर तुम्हारी बेटी हमारी लड़की न दी तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी नहीं बचेगा, सबको मार देंगे, हमारे पास ही है वो। तो डर गए। हमने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे फिर बोला कि हम अभी नकाह हो गया तो हम आपको बाइज़्ज़त इसको डोली में डाल के आपके साथ ले लेंगे। 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन हमारी भी इज़्ज़त रह जाएगी, तो आप भी अपनी वापस ले आना अपनी बहू को। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो लड़की दे दी। 2 दिन गुजरे तो जब मैं पता चला जी मीडिया में बात खबर शबर हमने देखी तो हम और डर गए। वो ये तो लड़की मर गई, मार दी इन्होंने। तो मैं डर गया। मैंने कहा कहीं मेरे उस्मान पे ना ये डाल दें कि यार ऐसा हुआ है इसने मार दी है, ऐसा कोई बात है। तो गरीब लोग हम तो ऐसे मामलों में कभी ना पढ़ सकते हैं, तो ना ऐसे मामले हम चला सकते हैं। तो गरीब हैं, अपना गुजर बसर मजदूरी करके करते हैं। नाज़रीन, ये जुर्म सिर्फ सिद्रा के खिलाफ नहीं था, ये हमला है हमारी रियासत की नाकामी पर, हमारी माशरती रवायात की बेहिसी पर और इंसानियत के चेहरे पर एक तमाचा है। सवाल ये है कि अगर सिद्रा के कातिल इस कदर आज़ादी से एक जान ले सकते हैं तो क्या हम में से कोई भी महफूज है? क्या हमारे कब्रिस्तान महफूज हैं? क्या हमारे इदारे सिर्फ कागज़ों पर ही जिंदा हैं? अगर आज इंसाफ ना मिला तो कल किसकी बेटी दफना दी जाएगी, बिना जनाजा, बिना आवाज़? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।